Assalamu alaikum, my dear students. We are studying social science for class 10th, and today we will discuss part 3 of the civil disobedience movement. So पिछले टॉपिक में जो कि हमारा पार्ट 2 था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसमें हमने देखा पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्री क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. पर्टिकुलरली हमने वहाँ देखा पार्टिसिपेशन ऑफ जातेदार्स ऑफ गुजरात एंड जेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. तो आज हमें डिस्कस करना है पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास इन द मूवमेंट. पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास इन द मूवमेंट यानी जो बिजनेसमैन थे या इंडस्ट्रियलिस्ट्स जिनको हम कहेंगे, इन्होंने मूवमेंट में कैसे हिस्सा लिया, किस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट की इस मूवमेंट में यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. तो क्या हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन मर्चेंट्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, ये बहुत ही ताकतवर बनने लगे. दे बिकेम पावरफुल. कैसे? बिकॉज दे मेक ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मर्चेंट्स, इंडियन मर्चेंट्स जो थे या इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो थे, ये पावरफुल बन गए क्योंकि उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स गेन की. अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, अब ये जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ इनके बिजनेस एक्टिविटीज़ पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी ड्यू टू सम कॉलोनियल पॉलिसीज़. अब इन सारी कॉलोनियल पॉलिसीज़ को ये ख़त्म करना चाहते थे, यानी ये अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को फ्री करना चाहते थे फ्रॉम ऑल कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस which were imposed by the British government on their business units. उन्होंने इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे इंडिया के, उन्होंने कुछ यूनियंस बनाए. जस्ट लाइक एक इनका यूनियन जो था, दैट वाज द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस. द इंडियन Industrial and Commercial Congress, which was formed in 1920. यानी 1920 में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, उन्होंने एक कांग्रेस बनाई, एक यूनियन बनाया. दैट कांग्रेस और दैट यूनियन was called as Indian Industrial and Commercial Congress, which was formed in 1920. इसी तरह से एक और कांग्रेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स इंडिया के थे, उन्होंने 1927 में बनाया. उसका नाम था द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन 1927. ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो इंडिया के थे, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च की थी 1930 में, उन्होंने इसमें इन लार्ज नंबर्स पार्टिसिपेशन की. इनको जो दो पर्सनालिटीज़, जो बड़े जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, उनको लीड कर रहे थे, दे वर नेम्ड एज ठाकुर दास एंड सी डी बिरला. यानी जो ये ठाकुर दास और सी डी बिरला थे, दीज वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स which led the movement of these industrialists, and they also joined the civil disobedience movement. और जब उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट की, उसको सपोर्ट किया, इसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कांग्रेस जिस मूवमेंट को लॉन्च कर रही थी, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कांग्रेस लॉन्च कर रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. सो इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो थे, उन्होंने प्रोवाइड की सम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कांग्रेस टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फाइन. इसके अलावा ये था इंडस्ट्रियलिस्ट्स का रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स. तो एक और क्लास आता है, एक और पार्टिसिपेंट्स आते हैं, एक और सोशल ग्रुप आता है जिसको हम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास कहते हैं. एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हमने ऊपर जो डिस्कस किया, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो थे, इनका
हमने देखा कि मूवमेंट में इस वर्किंग क्लास ने उतना हिस्सा नहीं लिया, इनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतनी सपोर्ट या इतनी पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिली। लेकिन नागपुर रीजन में अगर हम देखेंगे, नागपुर रीजन में कई ऐसे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। So we can say the industrial working class didn't participate in the movement in large numbers except Nagpur region. इनकी क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो थे ये इन वर्किंग क्लास पे जो थे इनजस्टिस करते थे, क्योंकि ये वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स के अंदर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में काम करते थे, इनको अमूमन इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस नहीं मिलती थी। इसलिए जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स कांग्रेस के जितने नज़दीक आने लगे, कांग्रेस के जितने नज़दीक ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स आने लगे, उतने ही वर्कर्स जो थे ये दूर रहते गए। दे स्टेड अलूफ फ्रॉम द कांग्रेस एज द इंडस्ट्रियलिस्ट्स केम क्लोजर टू द कांग्रेस। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद अगर हम देखेंगे, वर्कर्स जो थे, कई ऐसे वर्कर्स भी थे जिन्होंने इस मूवमेंट में सपोर्ट किया, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने गांधी का प्रोग्राम जो था जस्ट लाइक बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इन्होंने ये चाहते थे कि इस प्रोग्राम को हम अपनी मूवमेंट जो थी, उनकी अपनी जो डिमांड्स थी, यानी लो वेजेस जो उनको मिलते थे या उनकी पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, इनको ये इक्वल वेजेस चाहते थे, ये इम्प्रूवमेंट इन दियर वर्किंग कंडीशंस चाहते थे। यानी ये इन डिमांड्स को इस बायकॉट जो इस गांधी का प्रोग्राम था, गांधी जी का प्रोग्राम था, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो आइडिया गांधी जी का था, ये इस मूवमेंट को इसके साथ अलाइन करना चाहती थी। फाइन। सो इन 30 रेलवे वर्कर्स या डॉक वर्कर्स पर्टिकुलर इन 1930 में हम देखेंगे, देयर वर मैनी स्ट्राइक्स विच टुक प्लेस बाय द रेलवे वर्कर्स। रेलवे वर्कर्स जो थे, जो रेलवे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी स्ट्राइक्स की 1930 में। इसी तरह डॉक वर्कर्स जो थे, बंदरगाह जो समुद्री जहाज़ों में जो काम कर रहे हैं, उनको हम डॉक वर्कर्स कहते हैं। तो 1932 में ये डॉक वर्कर्स इन्होंने भी स्ट्राइक की काफ़ी जगहों पे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी गांधी जी के लिए, वो ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि वर्कर्स की जो अपनी डिमांड्स है, यानी इक्वल वेजेस फॉर इक्वल पे, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जो इनकी अपनी डिमांड थी, ये इस डिमांड को अपने प्रोग्राम में, अपनी स्ट्रगल में इसका हिस्सा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि he was reluctant to do so because he felt that it would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. ये हमारी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में इस कदम से, इस स्टेप से कमज़ोरी आ सकती है, क्योंकि इससे शायद जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं ये एलिनेट हो सकते हैं, ये अलग हो सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो इंपीरियल फोर्सेस है अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल फोर्स, कॉलोनियल पॉलिसीज़, तो ये चाहते थे कि ये इंपीरियल फोर्स बरकरार रहे। ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे फिर से कोई डिवीजन क्रिएट हो। तो ये था रोल ऑफ द वर्किंग क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो वन इम्पॉर्टेंट सोशल ग्रुप that participated in the civil disobedience movement was the role of women in the movement. यानी औरतों का क्या रोल रहा इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? क्या उन्होंने हिस्सा लिया इसमें कि वो घर में ही बैठ गए? कहा जाता है कि वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर्स इन द मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, इस मूवमेंट में औरतों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। अगर हम साल्ट मार्च का जिक्र करेंगे, जो हमने डिस्कस पहले ही किया है, साल्ट मार्च, डांडी मार्च भी इसको कहते हैं। इस साल्ट मार्च में thousands of the women came out of their homes to listen to गांधी। जो गांधी जी जो थे अपने वॉलंटियर्स के साथ जो मार्च कर रहे थे फ्रॉम सबरमती आश्रम टू डांडी कोस्टल रीजन इन गुजरात, तो रास्ते में thousands of the women joined महात्मा गांधी and they came to listen महात्मा गांधी। वो गांधी जी को सुनने के लिए आते थे, वो गांधी जी को साथ देने के लिए आते थे, thousands of the women। लेकिन गांधी जी जो था उसको कन्विंस किया गया दैट वुमेन जो
ہے عورتیں جو ہیں عورتوں کا رول عورتوں کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ وہ گھر میں رہیں لک آفٹر دا ہومس اینڈ ہاتھ یعنی وہ گھر کی دیکھ بھال کرے وہ چولہے کی دیکھ بھال کرے بی گڈ مدرس اچھے ماں ثابت ہوں بی گڈ وائفز. So by long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. تو کافی ٹائم سے ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی مومنٹس لانچ کیے گئے کانگریس کے دوران تو اس مومنٹس میں کانگریس جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وومین کا کوئی رول ہو کسی آرگنائزیشن میں کسی کانگریس میں یا کسی مومنٹ میں. So that was the role of women in the movement, and we also discussed the role of industrial working class and the role of businessmen or business class in the movement, in the civil disobedience movement. So Allah Hafiz.